फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने मोशन को ख़त्म किया है। आज हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, बात करेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में और थ्योरी के बारे में। इससे पहले कि लेक्चर स्टार्ट हो, फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग जो है कि लेक्चर को शेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, कार्य, शक्ति और ऊर्जा के बारे में बात करेंगे हम लोग। कार्य, शक्ति और ऊर्जा। चलिए पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कार्य के बारे में। ठीक है, कार्य के बारे में पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वर्क। देखिए, कुछ चीज़ें जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं उसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस जो है कि चैप्टर, चाहे हम यूनिट एंड डायमेंशन की बात करें चाहे मोशन की बात करें, वहाँ से इसको हम जो है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि इसके फॉर्मूले के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया है, इसके यूनिट डायमेंशन जो डायमेंशन फार्मूला है वो भी जान लिया है, और इसकी जो है कि स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बारे में भी हमने समझ लिया है। तो फटाफट आप लोग आंसर्स हमको कमेंट बॉक्स में करते रहिए कि अगर मैं वर्क की बात करती हूँ तो वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, और साथ ही साथ इसकी एसआई यूनिट भी आप लोग मुझे मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग वर्क की। अगर मैं वर्क के डेफिनेशन की बात करूं, कार्य बेसिकली होता क्या है। अगर जब हम कार्य की बात कर रहे होते हैं तो हमने जब बात करी कार्य की, ठीक है, कार्य को डिफाइन करने का मतलब होता है कि सपोज करिए कि जब भी हम किसी भी वस्तु पे बल लगाते हैं और वो वस्तु अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है, मतलब अपनी जगह से एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है, तो हम कहेंगे कि भाई कार्य हो गया। फॉर एग्जांपल समझिए, यहाँ पे एक बॉक्स है। ओके, ये आपका बॉक्स है। देखिए, इस पे आपने फोर्स लगाया। ठीक है, फोर्स आपने लगा दिया, सपोज करिए 10 न्यूटन का। ठीक है, 10 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया, और आप क्या देखते हैं कि जब आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो ये बॉक्स आपकी मूव ही नहीं करती है। ठीक है, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन 10 न्यूटन का फोर्स लगाने की वजह से भी क्या होता है कि आपका बॉक्स मूव नहीं करता है। मतलब आपने फोर्स भी तो लगाया है लेकिन डिस्प्लेस नहीं हुआ है। तो क्या हम इसे कहेंगे कि ये कार्य हुआ है? तो बिल्कुल नहीं। फिजिक्स कहता है कि आप किसी भी चीज़ पे कितना भी फोर्स लगा लीजिए, कितनी भी आप कोशिश कर लीजिए, यदि उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुई या आपका बॉक्स, आपका वस्तु डिस्प्लेस नहीं किया, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि कार्य नहीं हुआ है। ठीक है, तो कार्य के डेफिनेशन यही होती है। ठीक, चलिए आगे देखिए क्या हो गया। अब सपोज करिए कि आपने थोड़ा यहाँ पे फोर्स अपना बढ़ा दिया, फोर्स कर दिया आपने 50 न्यूटन। अब क्या देखा आपने कि जब आप इस बॉक्स पे 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो आप क्या देखेंगे कि ये बॉक्स अपनी जगह से हिल गया, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गई। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गई मतलब विस्थापन हो गया। ठीक है, विस्थापन हो गया। तो अब देखिए, अब हम ये कह सकते हैं कि इस वस्तु पे, इस बॉक्स पे कार्य हुआ है। ठीक है, इस बॉक्स पे क्या हुआ है, वर्क हुआ है आपका, बिकॉज आपने क्या किया, फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने की वजह से उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गई। दैट मीन्स कि ये बॉक्स अपने प्लेस से जो है कि डिस्प्लेस होकर के दूसरी जगह पे चला गया। इट मीन्स कि आपका फोर्स लगाना सक्सेस रहा और डिस्प्लेसमेंट हो गई। यही हमारा कहलाता है वर्क, कार्य। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन में आप सब लोग क्या लिखेंगे कि भाई जब भी कोई बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है, जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, व्हेन बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड by applying force। ओके, ठीक है, मतलब जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उसमें गति हो जाए,
ठीक है, गति हो जाए या फिर यूं कह लीजिए कि डिस्प्लेस हो जाए। डिस्प्लेस होने का मतलब ये है कि उस वस्तु में क्या हुआ है भाई, मोशन हुआ है, गति हुआ है। ठीक है, तो कार्य की डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जब भी कोई बॉडी क्या हो जाए भाई, डिस्प्लेस्ड हो जाए बाय अप्लाइंग फोर्स, मतलब जब हम उस पर बल लगाते हैं तो वो अपनी जगह से हिल जाए, एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाए। ठीक है, चलिए भाई, अब यहाँ पे मुझे बताइए कि जो वर्क है इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं कि वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। प्रीवियस क्लास में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो हमने बात करी थी कि जो हमारा वर्क होता है, जो हमारा कार्य है, ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, हम इसमें बात कर रहे होते हैं मैग्नीट्यूड की। ठीक है, तो हमारा वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं। वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, तो वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल। ठीक है, जूल्स डिनोट करते हैं जे से। चलिए अब मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। तो डायमेंशन फॉर्मूले के लिए किसकी ज़रूरत है, पहले हमें वर्क का फॉर्मूला पता हो। वर्क के फॉर्मूले की बात करें तो हमने क्या कहा कि जब भी हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, मतलब हमारा बॉडी मूव कर जाता है, तो हम कहते हैं वर्क हुआ है। तो इट मीन्स कि अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करेंगे तो हम कहेंगे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट को हम लोग जो है एस से डिनोट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, एस से डिनोट करते हैं, एस से। ओके, तो कार्य हमारा वर्क क्या हो गया भैया, कार्य हो गया बल गुणे डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, मतलब विस्थापन की बात करते हैं, कितना उसमें विस्थापन हुआ है। ओके, चलिए अब बताइए, यहाँ हमें फॉर्मूला तो पता चल गया कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर अब यहाँ पे हम इसकी जो है डायमेंशन फॉर्मूला बनाएं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमें बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लोग कि क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बात करी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई वर्क का, तो वर्क हम कहेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एसआई यूनिट कितनी हो गई, जूल्स। एक और एसआई यूनिट, एक और इसकी यूनिट होती है कार्य की, आपकी क्या होती है भाई, अर्ग। ठीक है, अदर यूनिट क्या होती है, अर्ग। अर्ग, अब मुझे आप लोग बताइए कि 1 जूल में कितने अर्ग होता है। 1 जूल इज इक्वल टू अर्ग, कितने अर्ग होता है 1 जूल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए 1 जूल में होता है आपका 10⁻7 अर्ग। ठीक है, 10⁻7 अर्ग। ये दोनों ही यूनिट किसकी होती हैं, कार्य की। आपकी जूल्स और अर्ग दोनों यूनिट किसकी होती हैं, कार्य की, वर्क की। और इन दोनों में रिलेशनशिप भी पूछा जाता है कि 1 जूल में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 1 जूल में कितने अर्ग होता है, तो आप कहेंगे 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है। इज दैट क्लियर। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कार्य कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक है, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो हमने बात करी कि जो हमारा वर्क है, वर्क क्या होगा जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे होंगे। ओके, लेकिन अगर ऐसा केस हो जाए कि जब हमारा वर्क कैसा हो जाए, कोण, एंगल के फॉर्म में हो। ठीक है, जब कार्य हमारा कैसा हो रहा हो, एंगल के फॉर्म में, कोण के फॉर्म में हो रहा हो, तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कि अगर हमारा कार्य क्या हो रहा हो, एंगल के फॉर्म में हो रहा हो, कोण, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं, अगर हमारा वर्क किस में हो रहा हो, एंगल के फॉर्म में हो, तो क्या फॉर्मूला होगा, व्हेन वर्क डन इन एंगल, जब हमारा कार्य एक कोण पे हो। ठीक है, एक कोण पे हो। कैसे, सपोज करिए कि यहाँ पे एक
ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया थीटा। यहाँ पे सपोज करिए कि इस साइड में आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है। फोर्स कुछ भी हो सकता है, 50 न्यूटन ही लिख लीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा हो, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो या कह लो विस्थापन हो रहा हो, ठीक है। अब बताइए कि अगर किसी एंगल पे हमारा कार्य हो रहा हो तो वहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाता है। अगर सिंपल सा वर्क हो रहा है तब तो हम कहेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर कोई हमारा कार्य किस पे हो रहा हो, एंगल पे हो रहा हो, कोण की जब हम बात करते हैं तो उसके केस में हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाता है। तो इस केस में आप कहेंगे कि हमारा जो वर्क डन होता है, वर्क डन होता है वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके साथ सिर्फ आपका जुड़ जाएगा कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और डायरेक्ट इसके बेसिक से भी क्वेश्चन बनता है। तो अगर हम कहेंगे कि वर्क डन इन एंगल, जब कोण में हमारा कोई कार्य हो रहा होता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता ही है, सिर्फ आपको एंगल को और उसमें ऐड कर लेना है। एंगल क्या होगा हमारा, कॉस थीटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज करिए मैं यहाँ पे एक आप लोगों को क्वेश्चन दे देती हूँ कि फोर्स आपका जो लग रहा है वो 50 न्यूटन का लग रहा है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इसी में अगर हम डिस्प्लेसमेंट की कोई एक वैल्यू दे दो आप लोगों को, सपोज करिए कि डिस्प्लेसमेंट होगी 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर, ठीक है। और थीटा यहाँ पे आप लोगों का निकालना हो, ठीक है। या फिर कह लीजिए कि थीटा भी आपको दे रखा हो, थीटा सपोज कर लीजिए 30 डिग्री दे रखा हो, थीटा 30 डिग्री दे रखा हो, तब आपको बताना हो कि वर्क डन कितना हुआ, तब आपको बताना हो कि वर्क डन कितना हुआ। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाएगी कि कॉस 30 की वैल्यू क्या हो गई। जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से है उनको तो पता होगा कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, जिनको नहीं पता है उनको मैं नोट करवा दे रही हूँ। ये 3 से 4 जो है कि बस इन्हीं को याद कर लीजिए, इतने से आपका काम बन जाएगा, कार्य के सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। तो इसको कहीं पर नोट कर लीजिए, कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री भी है, ठीक है, 60 डिग्री, इसके बाद 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। चलिए कॉस 0 की जब बात करते हैं हम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ये 0 है, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। कॉस 30 की बात करेंगे तो √3/2, ठीक है, √3/2 एंड 45 1/√2, ठीक है। अगर हम 60 की बात करते हैं तो 1/2 एंड कॉस 90 इज 0, ठीक है। सिर्फ इतनी सी वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है, ये कॉस थीटा की वैल्यू है। अगर मैंने यहाँ पे बोला होता कॉस 0 एंगल 0 डिग्री बन रहा है, दैट मीन्स कि उसका आंसर वैल्यू क्या होती, कॉस थीटा की 1 होती। कॉस 30 डिग्री होता, इट मीन्स कॉस 30 डिग्री के जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी। सेम cos 45 इज इक्वल टू 1/√2। नेक्स्ट वन cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 एंड नेक्स्ट cos 90। cos 90 पे क्या हो जाएगा, वर्क डन भाई हमारा 0 हो जाएगा। कैसे होगा आगे हम लोग जो है बेहतरीन तरीके से समझेंगे। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि भाई मैम फॉर्मूला होता है हमारा F इंटू डी कॉस थीटा, ठीक है। फोर्स कितना दे रखा है 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 30 मीटर का, कॉस कितना है भाई cos 30, तो cos 30 की वैल्यू देखिए कितनी है √3/2, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर हो गया, ये आपका वर्क डन हो गया। वर्क डन की यूनिट जूल में हो जाएगी, ठीक है, बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसको और आप सॉल्व कर लीजिए, जैसे यहाँ पे 215 जा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और इस तरीके से आपका वर्क डन का जो है फॉर्मूला जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल अगर देता है तो इससे टफ न्यूमेरिकल नहीं होगा, हालांकि क्वेश्चन के सेशन में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आप लोग इसको एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी कॉस की बात, जो है वर्क की बात कि वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्यों होता है, सारे डिस्कशंस हो गए हमारे। नेक्स्ट अगर हम एंगल पे किसी काम करते हैं तब हमारा कार्य क्या होता है, ये भी हम लोगों ने समझ लिया। तो इस फॉर्मूले को आप लोग
नोट कर लीजिए। ठीक है, जब एंगल पे किसी कार्य की बात होती है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है F इंटू डी कॉस थीटा। ठीक है, और इसके साथ ही साथ ये वैल्यू आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इस बस इतनी ही वैल्यू आपको याद करनी है, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वर्क के टाइप कितने होते हैं। आप लोग क्या जानते हैं वर्क के बारे में, कौन कौन से टाइप होते हैं वर्क के। देखिए, जब हम वर्क की बात कर रहे होते हैं तो वर्क हमारा 3 टाइप का होता है। कितने टाइप्स के होता है भाई? 3 टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन सा? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ वर्क के। टाइप्स ऑफ वर्क, कार्य के प्रकार। चलिए, पहला क्या होता है हमारा? पॉजिटिव वर्क। ठीक है, सकारात्मक कार्य। ओके, चलिए पहले हम लोग सकारात्मक कार्य को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेगेटिव वर्क की। नेगेटिव, नकारात्मक कार्य। ओके, नकारात्मक कार्य। एंड नेक्स्ट वन इज जीरो, शून्य कार्य। ओके, चलिए नकारात्मक कार्य मतलब नेगेटिव वर्क। चलिए नेक्स्ट पॉजिटिव वर्क, सकारात्मक कार्य। अब देखिए वो कौन कौन सी कंडीशन, अब इसको ध्यान से समझिए, यहाँ से कंसेप्ट भी जरूरी है, इसके एप्लीकेशन के क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, जब हम कार्य की बात कर रहे होते हैं तो हमारे टाइप्स ऑफ कार्य कितने होते हैं? तो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पॉजिटिव वर्क, सकारात्मक कार्य, नेगेटिव वर्क, नकारात्मक कार्य एंड जीरो, शून्य कार्य। शून्य कार्य भी होता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। देखेंगे कि कहाँ पे हम फिजिक्स कहाँ पे कहता है कि भाई हमने कार्य नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम पॉजिटिव वर्क की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, किसकी? पॉजिटिव वर्क की, तो पहली बात तो ये समझिए कि पॉजिटिव वर्क में होता क्या है। पॉजिटिव वर्क के केस में अगर एंगल की बात करें तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऐसा है। ठीक है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब आप बताइए क्या ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है जब अगर हमारा थीटा 90 डिग्री से बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये कंडीशन नहीं हो सकती। कंडीशन क्या होगी भाई? थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन हालांकि जब लेवल आपका अप होगा, टफ लेवल आएगा, तब आपसे ये एंगल वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, देखिए तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे सपोज करिए फोर्स लग रहा है, इस साइड आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, ये आपका एंगल थीटा है। तो एक बात ध्यान रखिए, क्या होगा कि पॉजिटिव वर्क की जब हम बात करते हैं, सकारात्मक कार्य की बात करते हैं, उस केस में क्या होता है? थीटा की वैल्यू हमारी क्या होगी? 90 डिग्री से कम होगी। ठीक है, 90 डिग्री से कम होगी, क्योंकि 90 डिग्री से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो पहली बात कि पॉजिटिव कार्य की पहली कंडीशन 90 डिग्री से एंगल क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, अगर एंगल छोटा है तो वर्क डन जाहिर सी बात क्या है कि ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर एंगल छोटा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा भाई? जीरो। जीरो से बड़ा मतलब वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा। पहली कंडीशन। ठीक है, पॉजिटिव वर्क की पहली कंडीशन हो गई। इज दैट क्लियर? क्या हो गया भाई कि थीटा की वैल्यू हमेशा छोटी होगी, किससे? 90 डिग्री से। ठीक है, देखिए 90 डिग्री से छोटा जब तक है, क्योंकि 90 डिग्री पर तो जीरो हो गया, अब चले जाएंगे हम नेगेटिव की तरफ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि अगली कंडीशन हमारी क्या हो जाती है कि जब हम कहते हैं कि हमारा वर्क पॉजिटिव है। तो वर्क पॉजिटिव तब होता है जब हम कहते हैं कि जो हमारा फोर्स है वो क्या करता है? अपोज नहीं करता है। फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन, मतलब जिधर हमारा कोई भी बॉक्स है, जैसे यहाँ सपोज करिए ये बॉक्स है, ये आपका बॉक्स है।
ठीक है। अब फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो आप ये चीज़ समझिए कि जब हमारा क्या होता है, जब हम फोर्स लगा रहे होते हैं और फोर्स किस डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाए, मतलब ये बॉक्स को हम इस टाइप से इस तरीके से फोर्स लगाएंगे और बॉक्स हमारा क्या चला जाएगा भाई, आगे चले जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन हो गई हमारी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक है, फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, मतलब हम क्या कहेंगे भाई कि जब जिस दिशा में हम बल लगाते हैं, अगर उसी दिशा में हमारा क्या हो जाए, गति हो जाए, तो हम कहेंगे कि हमारा काम क्या है भाई, सकारात्मक है, कार्य क्या है हमारा, पॉजिटिव है। ठीक है, तो गति के दिशा में क्या हो जाएगा, बल। ओके, मतलब जिस दिशा में गति हो रही है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, उसी डायरेक्शन में हमारा क्या लग रहा है भाई, फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये हो गई इसकी दूसरी कंडीशन। तीसरी बात करते हैं। तीसरा भाई हमारा क्या हो जाएगा कि एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो जब आप क्या कर रहे होते हैं, किसी भी बॉक्स को अप कर रहे होते हैं, लिफ्ट कर रहे होते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे होंगे उसी डायरेक्शन में आपका मोशन हो रहा होगा, मतलब जो आपका बॉक्स है वो ऊपर लिफ्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये इसका एप्लीकेशन हो गया। तो ये पॉजिटिव वर्क की कंडीशन हो गई। देखिए, ये वाली कंडीशन जनरली आपसे, जो दूसरी कंडीशन मैंने बताई, ये क्या होगी, जनरली आपसे पूछी जाती है। लेकिन अगर लेवल टफ किया इन केस, तो ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में, ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है आप लोगों की। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, लिफ्टिंग अप बॉक्स, बॉक्स का ऊपर उठाना या ले जाना। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, आपका पॉजिटिव वर्क की कंडीशन हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नकारात्मक कार्य, अगर हम नेगेटिव वर्क की बात करते हैं, तो ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, जो आपका सकारात्मक कार्य है उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा हमारा नकारात्मक कार्य। ठीक है, अगर हम नकारात्मक कार्य की बात करते हैं तो पहली कंडीशन तो यहाँ पे ये हो जाएगी कि सपोज करिए यहाँ पे आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, ये आपका थीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या कहें, हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए थीटा की वैल्यू 90 से नीचे कहीं पे आपको नेगेटिव दिख रही है नहीं, लेकिन जब हम कॉस 180 डिग्री की बात कर रहे होते हैं तो कॉस 180 डिग्री की वैल्यू जो होती है -1 होती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वर्क आपका क्या हो जाएगा भाई, तो वर्क लेस देन 0। इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि जो नेगेटिव कार्य होता है उसके वो कंडीशन क्या होती है, जब आपका वर्क 0 से भी कम हो जाए तभी तो आप नेगेटिव कहेंगे, जब माइनस में कार्य हो जाए। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन इसकी ये बन गई। चलिए आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि देखिए सपोज करिए ये आपका बॉक्स है। ओके, ये बॉक्स है। अब फोर्स तो आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, इसके डिस्प्लेसमेंट को इस डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, तो मतलब आप क्या देख रहे हैं कि जो गति है इस बॉक्स के गति के अपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है ना। मतलब फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, गति दूसरे डायरेक्शन में हो रही है। तो क्या ऐसा है कि ये बॉक्स एक डायरेक्शन में जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका नकारात्मक नेगेटिव वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बना लीजिए भाई, क्या हो जाएगा कि फोर्स अपोजेस मोशन, फोर्स अपोजेस मोशन। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ पे क्या होगा, गति के विपरीत दिशा में, गति के विपरीत दिशा में बल का लगना। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। चलिए ये दो कंडीशंस हो गई आपकी, ये पॉजिटिव वर्क क्या हो गया, नेगेटिव वर्क क्या हो गया, समझ लिया।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जीरो वर्क की। जीरो वर्क की पहली कंडीशन तो आप ये समझो कि अगर मैं यहाँ पे थीटा को कर दूँ 90 डिग्री, ठीक है, थीटा क्या हो जाए भाई हमारा 90 डिग्री, ठीक है। जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो आप खुद देखिए ना, यहाँ पे वैल्यू मैंने आपको क्या लिखवाई कि यहाँ पे वैल्यू क्या है, थीटा जैसे ही cos 30 डिग्री हो जाएगा तो हमारा cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो मतलब जब अगर हमारा थीटा 90 हो जाए तो cos 90 पे हमारा क्या हो जाता है, वर्क क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। और cos 0 यहाँ पे ये मतलब वर्क भी आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, कार्य भी आपका क्या हो जाएगा, शून्य कार्य हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क 0 होने की पहली कंडीशन क्या हो जाएगी कि जब आपका एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब एफ डी कॉस थीटा आप लोग पुट करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू 0, मतलब सारी कहानी भाई वर्क डन ही पूरा खत्म, कार्य 0 हो गया, ठीक है। अब एक कंडीशन और देखिए, दूसरी कंडीशन क्या है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक वॉल है ये वॉल है, ठीक है, ये राम श्याम जो भी समझो, है ना, इसने इस पे क्या किया, लगाना फोर्स लगाना स्टार्ट किया, ठीक है, फोर्स लगाना, बल लगाना स्टार्ट किया। अब एक बात बताइए मुझे आप लोग कि कभी अगर हम लोग किसी दीवार पे अगर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, इसको वॉल लिख लीजिए भाई, ये आपका वॉल है, दीवार, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर आप किसी दीवार पे कितना भी फोर्स लगा लीजिए, क्या कभी दीवार को आप हिला पाएंगे, क्या दीवार, किसी रूम की दीवार अपने जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस हो पाएगी, नहीं होगी। आप कितना भी फोर्स लगा लीजिए, फिलहाल आपके हाथ से अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, आपके बल से तो कतई आपका जो है कि वॉल डिस्प्लेस नहीं होने वाली है। तो इस कंडीशन में फिजिक्स की देखिए यही नाइंसाफ़ी है कि आप वॉल पे घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 4 दिन तक फोर्स लगाते रहिए, वॉल तो हिलने नहीं वाली, ठीक है। अगर वॉल हिल नहीं रही है तो फिजिक्स कहेगा कि भाई आपने कोई कार्य नहीं किया है, ठीक है। अगर किसी भी वस्तु पे हम बल लगाते हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है तो फिजिक्स सीधा सा कहता है कि भाई आपने कोई भी कार्य नहीं किया। आप वॉल पे जो दीवार है उस पर घंटों आप जो है कि फोर्स लगाते रहिए, अगर वहाँ से मूवमेंट नहीं हुई है, दीवार आपका मोशन नहीं किया है, इट मीन्स कि फिजिक्स कहेगा कि आप चाहे जो कर लो, आपने कोई काम नहीं किया, ठीक है, आप एकदम निकम्मे हो। तो भाई कोई फ़ायदा है ही नहीं दीवार पे फोर्स लगाने की, माथापच्ची करने की, ठीक है। तो इस कंडीशन में वर्क हमारा क्या हो जाता है, 0। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हुई नहीं, फोर्स तो आप चाहे जितना लगा लो। तो ये कंडीशन होती है आपके कब, 0 होने की कार्य, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इसके बाद क्या होगा कि नो वर्क डन व्हेन नो मोशन, व्हेन नो मोशन तो नो वर्क डन, ठीक है। अगर गति नहीं हुई तो कार्य 0, ठीक है। शून्य कार्य की कंडीशन बनती है अगर कहीं पे किसी भी वस्तु पे अगर आप फोर्स लगाते हैं और बल लगाने के बावजूद उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है, किसी भी तरीके का मोशन अगर नहीं होता है, तो आप क्या कहेंगे कि वहाँ पे जो गति नहीं हुई तो वो कार्य 0 हो गया, ठीक है। तो कार्य 0 होने की ये 2 कंडीशन मेन बनती है। पहली बात, जब आपका एंगल 90 डिग्री हो जाए, cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप यहाँ खुद देखिए 0 हो गई, मतलब पूरा वर्क डन ही आपका 0 हो गया। और वर्क डन आपका 0 हो गया तो इसका मतलब कार्य भाई आपका 0 ही है, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये, जब आपके किसी कार्य में मोशन नहीं होता है, गति नहीं होती है, तो आप कहेंगे कार्य 0। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो जो कूली होता है, कूली का सामान उठाना, आप कहेंगे मैम कूली तो इतना काम करता है, पैसा भी लेता है, तो फिजिक्स उसको क्या कहती है, फिजिक्स कहेगी कि भाई उसने कोई कार्य नहीं किया है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग कूली काम कुछ भी नहीं किया रहता है, ठीक है। कैसे, आप सोचिए, मूवमेंट कर रहा होता है स्ट्रेट कूली, सर पे उठाया होता है आपका सामान, मतलब लगभग वो मान के चलिए 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है, तो उसके केस में एंगल तो आपका 0 ही हो गया। और जब एंगल ही 0 हो गया तो फिर क्या उसने कोई कार्य किया, नहीं, यही तो कंडीशन है ये,
ठीक है। और जब कार्य 0 हो गया तो इसके लिए क्या हो गया भाई कि cos 90 डिग्री, कार्य 0, तो उसने कोई कार्य किया ही नहीं। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो हमारा कूली होता है वो कोई भी कार्य करता ही नहीं है। हालांकि आप लोग जाइए गाइस स्टेशन पे, सामान उठाइए, कूली भाई वो असल में काम कर रहा होता है। तो ऐसा नहीं करिए कि आप उसको पैसा नहीं दीजिए, उसको फिजिक्स पढ़ाने लगिए और आप कहेंगे कि भाई हमने फिजिक्स में पढ़ा है, अंजलि मैम ने पढ़ाया है कि कूली कोई कार्य ही नहीं करता है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो कार्य करता है, वो मेहनत करता है, लेकिन वो फिजिक्स के हिसाब से कार्य नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसका एंगल 90 डिग्री हो गया। वो अपना एंगल अगर चेंज कर दे तो उसके बाद क्या है भाई कि उसने कार्य किया है। फिजिक्स भी इस चीज़ को मानती है, ठीक है। तो यही बात है कि आप लोग क्या करेंगे, कूली के साथ ऐसा नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। वो काम करता है, उसको पैसा दीजिएगा, फिजिक्स नहीं समझाइए। लेकिन यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं कार्य 0 में, तो सबसे सटीक एग्जाम्पल इसी चीज़ का बनता है, क्योंकि कूली का जो मूवमेंट होता है और वो जो सामान उठाया रहता है वो आपका 90 डिग्री एंगल बना रहा होता है और cos 90 डिग्री की वैल्यू हमेशा 0 हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई जो कूली का कार्य है वो फिजिक्स के अकॉर्डिंग 0 है, ठीक है। वैसे वो कार्य कर रहा होता है, ठीक। चलिए, तो हमने टाइप्स ऑफ कार्य पढ़ लिया भाई, टाइप्स ऑफ वर्क हमने पढ़ लिया कि कितने तरीके का होता है, एक पॉजिटिव, नेगेटिव और सकारात्मक, ठीक है, 0, ठीक। तो ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली, तीनों की कंडीशंस हमने पढ़ ली। क्वेश्चन अगर सिंपल क्वेश्चन बनता है तो टाइप्स ही पूछ ले, या फिर कोई आप लोगों से ऐसा एप्लीकेशन दे देगा, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि कूली का सामान का उठाना है ना। अगर इस तरीके से एप्लीकेशन दे देगा आप लोगों को और क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप आंसर करेंगे। क्वेश्चन को टफ बनाना रहेगा, लेवल एडवांस करना चाहेगा एग्जामिनर, तो डेफिनेटली आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देती हूँ, ठीक है, जिससे कि पूरा कंप्लीट हो जाए आपका वर्क और आपके डाउट्स भी। जैसे सपोज करिए अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रखा है, कोई एक बॉक्स है, ठीक है, कोई एक बॉक्स है, ये सपोज करिए ये बॉक्स है, इस पर फोर्स लग रहा है आपका 20 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई? तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 20 मीटर का, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पे बताइए कि वर्क डन क्या है, वर्क डन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीटा है आपका 45 डिग्री या क्या, ठीक है, 45 डिग्री। फोर्स जो लग रहा है आपका 10 न्यूटन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो गई इसमें 20 मीटर की, ठीक है। यहाँ पे वर्क डन बताइए, वर्क डन क्या होगा। देखिए, एक तो सिंपल कंडीशन का क्वेश्चन हो गया आपका और दूसरा एंगल का क्वेश्चन हो गया। अगर आपको एंगल दिया रहे, फटाफट सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। देखते हैं भाई किस किस को वर्क की पूरी कहानी क्लियर हो गई कि वर्क क्या होता है। चलिए बताइए, आई होप आप लोगों ने इसका सॉल्यूशन कर लिया होगा और आंसर भी आप लोग कर चुके होंगे कि इसका आंसर क्या है। देखिए, पहले क्वेश्चन की बात अगर मैं करूं तो हमने क्या कहा कि वर्क डन क्या होता है भाई, वर्क हो जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना? 20 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना? 20 मीटर का हो गया, ठीक है। ये न्यूटन मीटर यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 400 जूल्स, 400 जूल्स। एक क्वेश्चन और इसमें नोट कर लीजिए, एंगल से ही रिलेटेड, थीटा आपका 180 डिग्री हो जाए, ठीक है, फोर्स आपका 10 न्यूटन हो जाए और डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर हो जाए। इसका भी निकालिए वर्क डन। चलिए, यहाँ हमने क्या बात करी भाई कि हमें न्यूमेरिकल क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो गया 20 मीटर का, पूरा हो गया भाई 400 जूल्स, ठीक है। जूल्स किसकी यूनिट है? वर्क की। अर्ग किसकी यूनिट है? वर्क की। 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग्स? 10⁻⁷। ध्यान रखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई, ये पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमें एंगल दे रखा है, तो सीधी सी बात है कि वर्क डन का फॉर्मूला लगेगा FD cos थीटा,
ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे वर्क डन निकालने के लिए फोर्स कितना दे रखा है, 10 न्यूटन, डिस्टेंस कितना दे रखा है आपका 20 मीटर, और कॉस कितना दे रखा है भाई 45 डिग्री। ठीक है, 10 इंटू 20 इंटू कॉस 45 की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए 1/√2, 1/√2। तो वर्क डन हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 200/√2 जूल्स। ठीक है, क्वेश्चन इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं आता है। इनकेस अगर आता है तो √2 की वैल्यू आप लोगों को दी रहेगी। अदरवाइज फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल बनते हैं तो वहाँ पे ये डायरेक्ट ऐसे ही बनता है। ठीक है, इसमें आप लोगों को सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चंस नहीं दिए जाते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही आता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। वर्क डन FD कॉस थीटा, क्यों कॉस थीटा, क्योंकि एंगल दे रखा है तो यहाँ पे कॉस थीटा होएगा ही। तो वर्क डन, फोर्स कितना दे रखा है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है आपके 20 मीटर, कॉस कितना दे रखा है भाई 180 डिग्री। तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे आपका जो है कि कॉस 180 डिग्री है, मतलब 180 डिग्री की वैल्यू ये नोट कर लीजिए, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 20 इंटू कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1, तो वर्क डन कितना हो जाएगा -200 जूल्स। ठीक है, ये नेगेटिव वर्क हो गया, ये आपका नेगेटिव वर्क, नकारात्मक वर्क हो गया। ठीक है, इसकी बात करें तो यह आपका क्या हो जाएगा भाई पॉजिटिव वर्क, है ना, पॉजिटिव वर्क, सकारात्मक कार्य हो गया। चलिए क्या छूट गया, क्या छूट गया भाई, एक क्वेश्चन छूट गया आपका, किसका, 0 का। ठीक है, अगर 0 की कंडीशन है तब, तो उस केस में अगर एंगल आपका दे रखा है, सपोज कीजिए, इसको भी रफ कर लीजिए, नहीं तो कुछ लोग उसी को इसका सॉल्यूशन समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एंगल दे रखा है भाई 90 डिग्री, फोर्स आपको लग रहा है सपोज कीजिए कितना 10 न्यूटन का। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया 20 न्यूटन, अगेन ले लीजिए मीटर। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि 20 मीटर, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मैं आप लोगों को एक ही वैल्यू से इसलिए समझा रही हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, अब बताइए एंगल दे रखा है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, मेरे साथ साथ करिए फटाफट, FD इंटू कॉस थीटा। ओके, फोर्स कितना दे रखा है 10 न्यूटन, डिस्टेंस कितना दे रखा है 20 मीटर, इंटू कॉस 90 दे रखा है। अब चलिए भाई बात करते हैं किसकी, 10 इंटू 20 इंटू कॉस 90 की कितनी वैल्यू है, देखिए 0। तो मतलब ये पूरी कंडीशन, ये सारी चीज़ें ही 0 हो गई, तो आपका वर्क डन क्या हो गया 0। ठीक है, तो ये 0 वर्क हो गया आपका। ठीक है, क्या हो गया 0 वर्क हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये सारी कहानी हो गई भाई, ये तीनों कंडीशंस मैंने आपको 0, ठीक है 0, यहाँ पे नेगेटिव वर्क, और ये भी आपका पॉजिटिव वर्क ही था, पॉजिटिव वर्क। ठीक है, ये तीनों कंडीशंस की न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को करवा दिया। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का वर्क जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। इससे ज़्यादा वर्क में एडवांस पूछे, बेसिक पूछे या मॉडरेट लेवल पूछे, कुछ भी आप लोगों से पूछ ले, वर्क में इससे बाहर तो कोई कंडीशन, कोई भी क्वेश्चन आपकी बननी ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आई होप ये न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में भाई डाउट पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में आके कि क्या होगा इसका आंसर, कहाँ पे क्या आप लोगों का डाउट है। हालांकि क्वेश्चंस आसान है, ये मैंने आप लोगों को इजी से लेकर के टफ लेवल तक के सारे क्वेश्चंस करवा दिए। इससे बाहर वर्क से रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन कुछ बनता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनर्जी की, कि एनर्जी क्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग एनर्जी, ऊर्जा। बताइए भाई ऊर्जा क्या होती है। अगर हम बात करते हैं एनर्जी की, कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऊर्जा। अगर हम ऊर्जा की बात कर रहे होते हैं तो बताइए कि ऊर्जा क्या होती है। पहली बात मुझे ये बताइए कि एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, इसका भी आंसर करते रहिए। चलिए
देखिए एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी हमारा क्या हो जाता है, सबसे पहली बात तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसकी यूनिट की। यूनिट क्या होती है, तो जूल्स ही होती है। अब इसका मुझे डायमेंशन फॉर्मूला आप लोग बताइए, और मुझे एक सिमिलरिटी और बताइए कि जो वर्क डन है, जब पिछले वीडियो में हम लोग लेक्चर में बात कर रहे थे यूनिट्स ऑन डायमेंशन में, तब हम लोगों ने बात करी थी कि जो हमारा एनर्जी है, ऊर्जा है और वर्क डन है, दोनों में हमने क्या बात करी थी कि उसके डायमेंशन सेम है। तो फटाफट से इसके डायमेंशन का आंसर करिए मुझे। फिलहाल चलिए, एनर्जी क्या होती है, पहली बात स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट वन इज यूनिट, इसकी कितनी हो जाती है, जूल्स हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात ये बताइए मुझे, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, चलिए उसको संरक्षण में पढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ पे ऊर्जा के बारे में इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनर्जी अब होती कितने टाइप्स की है, टाइप्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के प्रकार। देखें, ऊर्जा के प्रकार की बात करते हैं तो ऊर्जा हमारा एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, ओके, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जब हम काइनेटिक ऊर्जा की बात करते हैं, हिंदी वाले लिख लो भाई, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ओके। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब स्थितिज ऊर्जा, क्या हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा, ओके, स्थितिज ऊर्जा। चलिए आगे बात करते हैं कि देखिए जो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी तब आपका लगता है जब कोई बॉडी किसमें होती है, मोशन कर रही होती है। जब कोई वस्तु या कोई बॉडी आपकी क्या कर रही होती है, गति कर रही होती है, मोशन कर रही होती है, उस समय जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी क्या हो जाती है, वो होती है ऊर्जा हमारी काइनेटिक एनर्जी, या फिर कह लो गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो समझिए, एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म वर्क व्हेन इट इज इन मोशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखिए, जो इसके डेफिनेशन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको किस में मिल जाएंगी, पीडीएफ में मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन के पीछे नहीं भागना है, इसको समझने के पीछे भागना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा की बात हम तब करते हैं जब कोई भी वस्तु, जब कोई वस्तु गति कर रही हो, गति कर रही हो, ठीक है। When object is in motion, ठीक है। आगे बात समझ में, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मोशन में होता है, गति कर रहा होता है, तो उस समय जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अब पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आपका कब लगता है, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो, हाइट पे हो, ठीक है। जब कोई वस्तु ऊंचाई पर हो, ओके। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट हाइट, ओके। चलिए, जब कोई वस्तु क्या होती है, हमारी हाइट पे होती है, तो हम क्या कहते हैं, वो हमारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। और जब कोई वस्तु हमारी क्या कर रही होती है, मोशन कर रही होती है, गति में होती है, तो हम क्या कहते हैं कि उस पर काइनेटिक एनर्जी लग रहा होता है। इज दैट क्लियर? जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मोशन में हूँ, गति कर रही हूँ, तो इस समय जो मेरी ऊर्जा खत्म हो रही होगी वो कैसी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करूँ, एग्जाम्पल के लिए लिखिए स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग मतलब जो आप उसको जब खींचते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो एक इस तरीके से खींचते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब उसकी एक हाइट होती है, ऊंचाई होती है, ठीक है। तो ऊंचाई पे जो बल लगता है या ऊंचाई पे जो हमारी एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। और जो हमारे मोशन की वजह से होता है वो क्या कहलाता है, हमारा काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। जैसे यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम एग्जाम्पल में बात करें बर्ड का उड़ना, बर्ड जब उड़ रही है तो
कैसी एनर्जी है वो, काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, बताइए। चलिए, ये बात कर ली हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की। आगे पढ़िए, फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला, सूत्र की बात करते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनता है ये होता है हाफ mv²। ठीक है, m क्या है? m है हमारा मास, द्रव्यमान। ठीक है, अगर हम बात करते हैं v की तो ये होती है हमारी वेलोसिटी, वेग। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाती है भाई? वेग हो जाती है। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला किसका? काइनेटिक एनर्जी की। वहीं अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले की, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले की बात करें तो ये हो जाता है हमारा mgh, mgh। ठीक है, m हमारा क्या हो जाएगा भाई? अगेन मास हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, g की बात करते हैं, ये ग्रेविटी हो जाती है हमारी, क्या होगी? ग्रेविटी हो जाएगी। ओके, h हमारा क्या हो जाएगा? ऊंचाई, हाइट। ठीक है, ऊंचाई। ठीक है, चलिए, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mgh। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ mv², जहाँ पे मास है, v इज दी वेलोसिटी। और mgh की बात करें तो मास हमारा द्रव्यमान ही होता है और g हमारी हो जाती है ग्रेविटी। अब फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए किसको किसको पता है कि g की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, एक g की फिक्स वैल्यू होती है, जिसको भी पता है वो मुझे आंसर करे। चलिए, मास और हाइट क्या हो जाती है? ऊंचाई। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी में हम दो ही टाइप की एनर्जी पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कब लगती है? जब कोई भी वस्तु मोशन में होती है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है जब भी कोई वस्तु हाइट पे होती है, ऊंचाई पे होती है, वहाँ पे जो आपका एनर्जी खत्म हो रहा होता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की, यांत्रिक ऊर्जा की। ठीक है, आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नोट नहीं भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, PDF में आप लोगों को ये मिलेगा, तो खासा ध्यान आप लोग थोड़ा समझने पे दीजिए। ठीक है, चलिए, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? आगे बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है भाई? जब आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों, जब ये दोनों एनर्जी आपके साथ में लग रही होती हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे भाई कि ये हमारा क्या है? यांत्रिक ऊर्जा है, या फिर कह लो पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एरोप्लेन, एरोप्लेन इन द स्काई। ठीक है, आई बात समझ में? एरोप्लेन जो होता है हमारा, जो आसमान में उड़ रहा होता है, तब आप सोचिए कि उस पर कौन सा एनर्जी लग रहा होता है। जब आपका एरोप्लेन आसमान में उड़ रहा होता है तो गति भी कर रहा होता है, मोशन में भी होता है, साथ ही साथ एक उसकी हाइट होती है, मतलब ऊंचाई होती है। तो ऊंचाई पे जो है कि क्या, कौन से एनर्जी लगती है, तो आप कहेंगे कि वहाँ पे हमारा मैकेनिकल एनर्जी का एग्जाम्पल बन जाता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी वर्क कर रहा होता है। क्योंकि एरोप्लेन आपका मोशन में होता है, गति कर रहा होता है और एक ऊंचाई पे होता है, तो वहाँ क्या कहते हैं हम? पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। तो एरोप्लेन इन द स्काई, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ऊर्जा के संरक्षण का नियम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा के संरक्षण का नियम, ऊर्जा के संरक्षण का नियम। चलिए समझिए क्या होता है भाई। देखिए, संरक्षण का नियम का मतलब, जैसे सपोज करिए ये एक कोई ऊंचा सा भाई पोल वगैरह है। ठीक है, इसको पोल ही समझिए।
ऊंचा सा पोल है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये राम है, ठीक है, राम है। अब एक बात बताइए कि राम एक हाइट पे जा करके खड़ा है ना, ध्यान से समझिए, यहीं से आपको संरक्षण का नियम समझ में आ जाएगा। ये राम है, सपोज कर लीजिए राम भाई गुस्सा गए हैं, ठीक है, राम क्या हो गए, गुस्सा गए, ठीक है, स्कूल नहीं जाना उनको, चले भाई घर वाले उनको ज़बरदस्ती भेजे, ये चढ़ गए पोल पे, है ना, ऊंचाई पे चले गए, मतलब इनकी एक अपनी हाइट हो गई, ठीक। यहाँ पे कौन सी एनर्जी लगेगी, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अगर ये बंदा, ये राम यहाँ ऊंचाई पे है तो इस पे कौन सी एनर्जी लग रही होगी भाई, पोटेंशियल एनर्जी लग रही होगी, क्योंकि अभी तो हमने बात करी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जिसमें हाइट होता है, ठीक है। तो हाइट पे ये बंदा खड़ा है, मतलब इस पर पोटेंशियल एनर्जी लग रही होती है खूब, ठीक है। तो अभी ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि इनकी जिद है, आज के बाद स्कूल नहीं भेजना, स्कूल भेजो कूद जाएंगे, ठीक है, स्कूल भेजोगे कूद जाएंगे, घर वालों को धमकी दी इन्होंने। अब ये उतर ही नहीं रहे हैं, अभी भी इनकी कौन सी स्थिति मेंटेन है भाई, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, हाइट पे है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, अभी गति बिल्कुल नहीं हुई, मतलब काइनेटिक एनर्जी तो बिल्कुल लगा ही नहीं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ठीक है भाई घर वाले मान गए मत जाओ स्कूल, अनपढ़ ही रहो, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये उतरना शुरू किए, घर वालों की बात मान गए, अब ये क्या किए, उतरना शुरू किए। ध्यान से समझिए, ये इतनी ऊंचाई पे थे, हाइट पे थे, ठीक है, ये किस पे है भाई, हाइट पे है, ऊंचाई पे है, ठीक है, ऊंचाई पे है, हाइट पे है। जब बंदा ऊंचाई पे है, हाइट पे है, तो आप ये सोचिए कौन सी एनर्जी लग रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखिए, एक एक सेंटेंस को ध्यान से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि संरक्षण का नियम क्या है, ठीक है। यहाँ पे राम हाइट पे है, ऊंचाई पे है, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। अब क्या हुआ है, बंदे भाई घर वाले मान गए, ठीक है भाई तू आ जा, तू मत पढ़। अब ये क्या किया, ठीक है नीचे। अब क्या हो रहा है भाई, खुशी से नीचे, है ना, अब स्कूल जाने के लिए मिला नहीं, धमकी दे दी, घर वाले मान गए। अब क्या हुआ कि राम बहुत स्पीड में एकदम खुशी खुशी क्या हुआ भाई, पोल से नीचे उतरने की कोशिश, अब तो घर वाले मान ही गए, है ना। तो अब क्या हुआ भाई कि जितनी हाइट, जितनी ऊंचाई पे ये था, है ना, मतलब जो है कि ये राम को आप देखेंगे कि ये एक हाइट पे था, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी हाई थी। लेकिन अब देखिए क्या हुआ कि जब घर वाले मान गए, राम इतनी खुशी से उछला कूदा भाई, दौड़े 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 नीचे आया। जब वो दौड़े नीचे आया, जल्दी जल्दी स्पीड से जब वो नीचे आएगा, है ना, जब इंसान खुश रहेगा तो ऐसा ही तो होगा। जब हम लोग स्कूल में जाते थे तो क्या होता था हम लोगों के साथ, जब स्कूल जाते थे तो मुंह बना के जाते थे, और जब आने का टाइम होता था, छुट्टी का टाइम होता था, बेल बजने से ही जो है, जैसे ही बेल बजती थी वैसे इतनी खुशी होती थी कि जाते टाइम जो 1 घंटे का रास्ता होता था उसको हम 15 मिनट में तय कर लेते हैं आते टाइम, है ना। तो घर वाले जब मान गए इनको जाना नहीं है, तो ये क्या करेंगे, जितनी ऊंचाई पे थे उतनी ही स्पीड से राम क्या करेगा भाई, नीचे आएगा। और जब नीचे आ रहा, हाइट घट रही है ना, अगर ऊपर जाता तो हाइट ज़्यादा होती, ऊपर से जब नीचे की तरफ आ रहा है तो हाइट घट रही है, और जब हाइट उसकी कम हो रही है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। इज दैट क्लियर, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है बट काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। बात समझ में आई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि भाई ये खुशी से इतनी तेजी से नीचे आएगा तो जाहिर सी बात है कि इसकी अपनी एनर्जी जो है कि लॉस हो रही होगी, और जो इसकी एनर्जी यहाँ पे लॉस हो रही होगी वो क्या हो जाएगी, तो वो क्या है, देखो भाई कि जब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, नीचे आने पे पोटेंशियल एनर्जी अगर कम हुई तो मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। क्यों, क्योंकि नीचे आने पे हाइट कम, और हाइट कम है इसका मतलब है कि वहाँ पे गतिज ऊर्जा होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और गतिज ऊर्जा क्योंकि ये स्पीड में आ रहा है, ठीक है, बात क्लियर होगी। तो आप एक चीज़ समझिए कि जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई थी तो काइनेटिक एनर्जी तो थी नहीं, और जब ये नीचे आने लग गया इसकी काइनेटिक एनर्जी होने लग गई, बढ़ने लग गई काइनेटिक एनर्जी, तब आपने क्या ध्यान दिया कि पोटेंशियल एनर्जी कम होने लग गई। मतलब कि एक ऊर्जा बढ़ रही है तो एक ऊर्जा अपनी क्या है भाई, संरक्षित है। बात समझ में आई, एक ऊर्जा बढ़ रही है तो एक ऊर्जा संरक्षित है। कैसे, देखिए जब ये हाइट पे था पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा थी लेकिन काइनेटिक एनर्जी संरक्षित थी, काइनेटिक एनर्जी नहीं हो रही थी। फिर क्या हुआ, जब ये नीचे आने लग गया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग गई। क्यों, क्योंकि हाइट कम हो गई लेकिन मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी है। तो जैसे ये नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, तो मतलब एक ऊर्जा बढ़ रही है एक ऊर्जा कम हो रही है। तो यही तो संरक्षण का नियम है, ठीक है।
इसीलिए हम कहते हैं कि जो ऊर्जा है वो संरक्षित है। ठीक, क्यों? क्योंकि एक ऊर्जा बढ़ेगी तो एक ऊर्जा कम हो रही होगी। इसी को हम कहते हैं कि संरक्षण का नियम, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गई। ठीक है, हालांकि कुछ लोग सोचेंगे इतनी स्पीड में मैम काइनेटिक एनर्जी आपने बता दिया, इतनी होती नहीं है, हमने फिल्मों में देखा है ना। फिल्मों में ऐसा नहीं होता है भाई। फिल्मों में तो जब तक हीरो नहीं आ जाए या फिर जो राइटर चाहता है लिखा हो वो नहीं होता है, तब तक तो वो टंगा ही रहता है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब कोई अगर स्पीड से ऊपर से गिर रहा होता है तो वो बहुत ही स्पीड में आ रहा होता है, इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही कम हो रही होती है, काइनेटिक एनर्जी उसकी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। ठीक है, इस फिल्मों ने तो पूरी फिजिक्स ही तहस नहस कर डाली है, उस पर नहीं जाइए। चलिए बात करते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या कह दिया हमने कि जब एक एनर्जी क्या होती है भाई, कम हो रही होती तो दूसरी ऊर्जा बढ़ रही होती है। इसी को हम कहते हैं कि ऊर्जा हमारा संरक्षित है। एक बात और समझिए भाई इम्पॉर्टेंट, कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। राइट, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कि जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, ना ही इसे कभी हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा नहीं उत्पन्न होती है, न ही खत्म होती है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो ऊर्जा हमारी जो होती है ना ही कभी इसको उत्पन्न किया जाता है, ना ही ऊर्जा हमारी खत्म होती है। सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा के संरक्षण का नियम। हालांकि जितना हम लोगों ने ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया ये मोर देन सफिशिएंट है। इतनी ही चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला और संरक्षण का नियम। सिर्फ यही चीज़ें क्या होती हैं भाई कि आपका जो है कि हम बात करते हैं एनर्जी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम पावर की। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। बाकी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी देखिए भाई, आप लोगों को अगर ऊर्जा, कार्य, ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं किसकी, हम पावर की, शक्ति की। पावर, शक्ति। ठीक है, पावर की बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं तो फिर अगेन वही चीज़। सबसे पहले डेफिनेशन क्या हो गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, शक्ति। मतलब जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है, कार्य करने की जो दर होती है उसको हम कहते हैं पावर, उसको हम कहते हैं शक्ति। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो एसआई यूनिट हो जाएगी वॉट। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, वॉट। वॉट, चलिए भाई पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। तो हम बताइए आप लोग हमें कि फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि 1 वॉट में कितना होता है। तो हमने क्या कहा कि कार्य करने की दर, मतलब जितना कार्य दिए गए समय में हम करेंगे, यही तो हमारा, हमने क्या कहा भाई कि रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब है कि दिए गए टाइम में हमने कितना कार्य किया। ठीक है, तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, कार्य अपॉन समय। ठीक है, कार्य अपॉन समय, इसको क्या कहेंगे भाई, पावर। पावर की डेफिनेशन क्या हो गई, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर फॉर्मूले की बात करें तो जितना हमने कार्य किया दिए गए समय में, तो वर्क अपॉन टाइम। अब बताइए वर्क की हमारी जो एसआई यूनिट क्या होती है, अभी तो पढ़ा है मैडम, जूल्स होती है। टाइम क्या हो गया हमारा, सेकेंड हो गया। ठीक है, तो 1 वॉट इज इक्वल टू, हम क्या कह सकते हैं कि 1 वॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, जूल पर सेकेंड। तो जूल कहिए चाहे 1 वॉट कहिए, जूल पर सेकेंड कहिए, सब चीज़ें सेम ही हैं।
ठीक है, ये हो गई इसकी एसआई यूनिट की बात। डायमेंशन आप मुझे बताइए, ठीक है, डायमेंशन आप मुझे बताइए कि इसकी डायमेंशन पावर की क्या होगी। वर्क का तो आप लोगों को पता है, टाइम से डिवाइड कर दीजिए और फटाफट मुझे आंसर बता डालिए कमेंट बॉक्स में कि इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई। इज दैट क्लियर? चलिए, अब यहाँ तक हमारी बात हो गई। अब देखिए यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे 1 किलो वाट इज इक्वल टू, ठीक है, 1 किलो वाट में कितना जो है कि आपका वाट होता है, ठीक है, 1 किलो वाट। 1 मेगावाट में कितना होता है वाट, ठीक है। नेक्स्ट 1 आवर्स पावर, 1 आवर्स पावर कितने वाट होता है, 1 आवर्स पावर में कितने वाट होता है। 1 किलो वाट में कितना जूल होता है, 1 किलो वाट आवर कितना जूल होता है। देखिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल में भी आपके काम आएंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल में भी काम आएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। चलिए, तो 1 किलो वाट में होता है 10⁻³ वाट, 1 मेगावाट 10⁻6 वाट, ठीक है। 1 आवर्स पावर की बात हो जाती है तो 746 वाट हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भाई स्टार लगा लो, डायरेक्ट क्वेश्चन इसको पूछा जाता है। चलिए, 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर में कितने जूल होते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो 1 किलो वाट आवर में कितने जूल्स होते हैं, तो इसमें होता है 3.6 × 10⁻6, ठीक है, 3.6 × 10⁻6 जूल्स। ये पूरी कहानी हो गई आपकी पावर की। पावर में इससे आगे कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिर्फ यही चीज़ें घूम फिर के आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका भाई एसआई यूनिट, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं, 1 आवर्स पावर इज इक्वल टू कितने वाट हो जाता है, 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं, 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं, 1 किलो वाट आवर में कितने जूल्स होते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चंस आपके पावर शक्ति से बनते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं शक्ति की। और एक चीज़, पावर हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या इस वेक्टर क्वांटिटी है। तो भाई वर्क पे डिपेंड कर रहा है, वर्क स्केलर है तो पावर भी हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी मतलब जो हमारा पावर हो गया, तो आप सोचिए पावर को क्या डायरेक्शन की ज़रूरत है, जब डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड एक वैल्यू है, तो इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। तो ये सारा सेशन था आप लोगों का वर्क पावर एनर्जी का। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यूपीपी के सिलेबस में इससे बाहर कुछ भी नहीं बनता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। आई होप सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज रख सकते हैं, ठीक है। एंड रेस्ट सेशन समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ तो अपने भाई फटाफट इसको शेयर कर लिया करिए, ताकि सबको ये पता चल सके कि क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और सबका भला हो जाए। सिर्फ अपना भला नहीं, सबके भला के बारे में सोचिए, ठीक है। तो चलिए, आज का सेशन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे साउंड के बारे में, ध्वनि के बारे में, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कितने एक्साइटेड है आप लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए। ध्वनि चैप्टर जब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। चलिए, तो रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।